हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आई एम बैक, वेलकम माय चैनल। बेटा, हमारी 10th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेटा इसका जो 5th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, आज हम इस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 10th क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर है और इसके अंदर देखिए हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है। इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन जो मतलब इसके अंदर हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो मेन इश्यूज़ चलते रहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के जो मूवमेंट्स चलते हैं, उन मूवमेंट्स के लिए क्या क्या पॉपुलर स्ट्रगल्स होते हैं वो हम सभी इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया कि जैसा हमने जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था पावर शेयरिंग में, कि किस प्रकार से जो पावर है उसे क्या है अलग अलग टीयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सभी को अपनी अपनी पावर्स दे दी जाती है और सभी अपनी पावर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सेम ऐसे ही क्या है हमारे समाज के अंदर डेली कुछ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है और उसके लिए क्या है कोई ना कोई मूवमेंट चलता रहता है। तो उस मूवमेंट का क्या हमारी सोसाइटी पे रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन मतलब मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं किसके थ्रू वो आगे चलता है, कौन इसको ज़्यादा प्रेशराइज करता है, तो कैसे ये आगे अपने वर्क को लीड करता है, कैसे आगे प्रोसेस करता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी चैप्टर है बेटा। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलीविया। देखिए बच्चों, इसमें दो कंट्रीज़ ली गई हैं, नेपाल एंड बोलीविया। तो दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है और उस स्ट्रगल को इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। क्योंकि जैसे स्ट्रगल जरूर नहीं है बेटा जो नेपाल में है, बोलीविया में, वो कहीं भी नहीं है। मतलब इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाया गया, पिक किया गया है एग्जाम्पल को नेपाल से और बोलीविया से। और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इस टाइप के जो स्ट्रगल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, वो सभी कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट चलते रहते हैं और ऑलमोस्ट सभी में सेम होते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको पोलैंड की जो डेमोक्रेसी थी उसके बारे में कुछ याद है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में जो आपने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या है जो पोलैंड की डेमोक्रेसी थी उसके बारे में बताया गया है। तो वो अगर हम उसको रिमाइंड करते हैं तो उस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो ये उस समय की जो स्टोरी बताई गई उससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टोरी है बच्चों उसमें क्या बताया गया है कि उसके द्वारा हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता चलता है। तो आज वैसे ही हम स्टोरीज़ को इसके अंदर 2 स्टोरी लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट है बेटा मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो देखिए नेपाल के अंदर लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो वो क्या था, तो देखिए इसमें क्या बताया बच्चों, ये एक मूवमेंट था और ये अप्रैल 2006 की बात है ये। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या बताया गया था कि रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से लाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। तो जैसे अगर हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि जैसे आप सभी को पता है जो नेपाल है वो क्या है मतलब थर्ड वेव कंट्रीज़ के अंदर आता है, जिन्होंने 1990 के अंदर ही डेमोक्रेसी के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली थी। हालांकि वहाँ पे जो राजा था वो जो राजा होता है वही क्या है स्टेट का हेड होता है और नाम का हेड होता है, बट लेकिन जो रियल में जो सारी पावर होती है वो किसके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास ही होती है। अब जो यहाँ पे किंग उस समय का बेटा जो राजा था, 1990 की बात बताई गई है, राजा का नाम क्या था, वीरेंद्र था। एंड हु एक्सेप्टेड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्ची टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो उसने क्या किया था बेटा, उसने जो मोनार्ची फॉर्म थी, या मोनार्ची फॉर्म आप सभी को पता है बेटा जहाँ पर सारी पावर किंग और क्वीन के हाथ में होती है। तो उसने उसको क्या किया था, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन क्या हुआ देखिए, अब उस राजा के साथ क्या हुआ कि उसे मार दिया गया। मतलब एक आंदोलन किया गया, उस आंदोलन के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया, उसे मार दिया गया। क्यों,
क्योंकि वह मोनार्ची के साथ था। वो क्या, मोनार्ची को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। तो अब उसके बाद बेटा उसके मरने के बाद अब जो राजा ज्ञानेंद्र थे वो क्या है, नेपाल के नए राजा बने, लेकिन वाज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल्स। लेकिन वो भी क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक रूल के लिए अपने आप को अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। अब उसने एडवांटेज ऑफ वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब उसने क्या देखा कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर उसने अच्छे से गौर किया, उसे देखा। अब फरवरी 2005 में देखिए बच्चों क्या होता है, जो किंग होता है डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलर इलेक्टेड पार्लियामेंट। अब जो राजा था उसने क्या कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया। एंड जो पार्लियामेंट के अंदर जो रूल थे पॉपुलर, जो रूल जिसे मतलब पार्लियामेंट के थ्रू ही जिसे इलेक्ट किया जाता था। अब जो मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 में क्या हुआ बच्चों, एक मूवमेंट चल गया। अब इस मूवमेंट का क्या एम था कि रिगेनिंग पॉपुलर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द किंग। कि अब जो एक आंदोलन चला था 2006 के अंदर, वो क्या आंदोलन था कि जो लोग चाह रहे थे, क्या चाहते थे कि सारी जो पावर है, क्योंकि पहले जो पावर है डेमोक्रेटिक के अंदर बच्चों क्या होता है कि सारी पावर लोगों के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या था बच्चों कि लोगों के हाथ से सारी पावर को छीन लिया गया था। और यहाँ पर जो किंग था, क्वीन थी, वो अपने तरीके से शासन को चला रहे थे। तो उन्होंने, लोगों ने क्या मूवमेंट चलाया कि सारी पावर को हमें रीगेन कर दिया जाए, हमें फिर से। तो देखिए ये इसके अंदर दिखाया गया है किस प्रकार से, देखिए ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर सभी लोग क्या है रोड के ऊपर आ गए हैं और ये मार्च कर रहे हैं। तो ये अपनी डिमांड रख रहे हैं। अब जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी पार्लियामेंट फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर एक 7 पार्टी अलायंस, SPA 7 पार्टी अलायंस के नाम से एक पार्टी थी। और एंड कॉल्ड फॉर आ 4 डेज स्ट्राइक इन काठमांडू। अब इन्होंने जो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पर 4 दिन तक लगातार इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की। किसने, जो 7 पार्टी अलायंस नाम की पार्टी थी। अब ये जो प्रोटेस्ट था बच्चों, क्या हुआ, वो मतलब शुरुआत इसमें 4 दिन की स्ट्राइक से हुई थी, बट ये क्या हुआ, एक इन्फिनिटिव स्ट्राइक के अंदर परिवर्तित हो गई। मतलब बहुत लंबे समय तक ये स्ट्राइक चल गई। एंड माओइस्ट इंसर्जेंट्स एंड वेरियस, अभी माओइस्ट बताती हूँ बच्चों क्या होता है, वेरियस अदर। अब इसके साथ साथ देखिए जो माओवादी थे और जो दूसरे संगठन थे वो भी क्या हो गए, इनके साथ ज्वाइन हो गए। मतलब ये जो छोटे से लेवल से जो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैल गया था। अब जो लोग थे वो क्या है, डिफाइंड कर्फ्यू। अब जो मतलब उस समय जो कर्फ्यू लगाया गया था उस कर्फ्यू को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो पीपल थे वो इतने गुस्से में आ गए थे, उन्होंने क्या है वो गलियों के अंदर उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया और कर्फ्यू को तोड़ दिया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी उन्हें रोक पाने में असफल हो गई। और 1 लाख के करीब जो लोग थे वो वहाँ पर डेली, मतलब 1 लाख के करीब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये देखिए जो 1 लाख से जो स्टार्ट हुई थी ये जो पॉपुलेशन, अब धीरे धीरे करके कितनी हो गई थी, 3 और 5 लाख तक, मतलब 21 अप्रैल तक 3 से 5 लाख लोग इसके अंदर शामिल हो गए थे। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाह रहे थे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो हमें फिर से हमें रीगेन हो जाए, हमें हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म हमें फिर से मिल जाए। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लीडर ऑफ मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। अब देखिए जो राजा था उसे मतलब हार माननी पड़ी। और लास्ट में क्या होता है, दे स्ट्रक टू देयर डिमांड्स, और राजा को भी क्या है मतलब उनकी बात को, उनकी डिमांड को मानना पड़ा। एंड रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड पावर टू ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और लास्ट में क्या होता है बच्चों कि जो राजा है वो भी क्या है, मजबूर हो जाता है, इतने सारे पीपल की, इतने सारे लोगों की स्ट्राइक को देखकर मजबूर हो जाता है और लास्ट में वो उनकी बात को मान लेता है। तो देखिए कब मानी जाती है, 24 अप्रैल 2006 को उनकी बात को मान लिया जाता है। द लास्ट डे ऑफ अल्टीमेटम एंड किंग वाज फोर्स्ड टू कंसिडर ऑल द 3 डिमांड्स। राजा उनकी सारी डिमांड्स को मान जाता है। एंड द SPA चूज गिरिजा प्रसाद करोलिया न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट।
और एसपीए क्या है, गिरिजा प्रसाद कोरिलिया एक नए प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर अंतरिम सरकार के रूप में नए प्रधानमंत्री को चूज़ करते हैं। एंड रिस्टोर पार्लियामेंट एंड पास लास्ट टॉकिंग अवे मोस्ट ऑफ पावर टू द किंग, और जो मतलब राजा के पास जितनी भी सारी पावर थी वो उससे टेक ओवर ले ली जाती है। एंड द एसपीए एंड माओइस्ट केम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गोइंग टू बी इलेक्टेड। और जो एसपीए है, एसपीए जो पार्टी थी और माओइस्ट पार्टी थी, वो अब इन सब चीज़ों को समझ गए थे कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उससे जो इलेक्ट किया गया है उससे अब अपने तरीके से वर्क करना है। और 2008 में क्या होता है, मोनार्ची वाज अबोलिश, मोनार्ची को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया 2008 में। एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल के अंदर भी क्या आ गई थी, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक देश बन गया था। एंड इन 2015 में इट अडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और 2015 के अंदर नेपाल के द्वारा एक नया संविधान चुना गया। एंड स्ट्रगल ऑफ नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और नेपाल के जो लोग थे उनका संघर्ष था यह पूरे संसार के लिए, डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्री थी सभी के लिए क्या बना था, एक इंस्पिरेशन बनी थी, एक प्रेरणा का स्रोत बना था। इसके द्वारा जितने भी देश, संसार के अंदर जितने भी देश है सभी ने एक बहुत बड़ा लेसन इन्होंने लर्न किया था, सीखा था। तो देखिए बच्चों, इसमें एक वर्ड आ रहा था माओइस्ट। तो देखिए माओइस्ट क्या होता है, दोज कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, मतलब ऐसे पीपल जो माओवादी के अंदर विश्वास रखते हैं। एंड लीडर ऑफ चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, और इसका जो लीडर है वो चाइना की रिवॉल्यूशन है, मतलब चाइना से इसकी शुरुआत हुई है। एंड दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन एज टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, और इसके अंदर जितने भी जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो किसको, पीजेंट्स और वर्कर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो बच्चों, ये नेपाल के अंदर जो स्ट्रगल हुआ था, इसके अंदर नेपाल के संघर्ष के बारे में, स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। आगे देखिए बेटा, अब आता है बोलीवियाज वाटर। अब बोलीविया के अंदर वाटर को लेकर विवाद हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, जैसे पोलैंड के अंदर जो स्टोरी थी, नेपाल के अंदर जो स्टोरी थी, ऐसा ही क्या है नेपाल में क्या है, रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी के लिए हुआ था। लेकिन ये जो स्ट्रगल था ये इसके द्वारा क्या हुआ था कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब जो पीपल थे, अब लेकिन जो बोलीविया था, बोलीविया के अंदर दूसरा संघर्ष था, लेकिन इनका भी मोटो वही था कि अपनी बातों को मनवा लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वाटर को लेकर बोलीविया में एक संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल हुआ था। जो बोलीविया है बच्चों क्या है, लैटिन अमेरिका का एक पुअर गरीब देश है, और इस देश के अंदर जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है उसके ऊपर गवर्नमेंट की साइड से क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब जो गवर्नमेंट है सोल्ड दिस राइट्स फॉर द सिटी ऑफ कोकाम्बा टू मल्टीनेशनल कंपनी, जो कोकाम्बा की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने सारी जो पावर थी किसके हाथ में दे दी है, उस कंपनी को दे दी। अब जो कंपनी है उसने क्या कर दिया, इमीडिएटली 4 दिन के अंदर ही पानी के रेट बहुत ज़्यादा, मतलब 4 गुना कर दिए। अब जो लोगों का मतलब बिल, वाटर बिल कितना आने लग गया, 1000 रुपीज़ आने लग गया। लेकिन ये गरीब देश था, यहाँ पर इनकी एवरेज इनकम ही कितनी थी, 5000। अब 5000 रुपये महीना कमाने वाला पर्सन 1000 रुपये का अगर पानी का बिल देगा तो बाकी पूरे महीने का खर्च वो कैसे चलाएगा। तो इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रगल वहाँ पर आ गया था, बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलाया गया। और जनवरी 2000 में देखिए क्या होता है, एक नई अलायंस लेबर चलाई गई, ह्यूमन राइट्स और लेबर के लिए एक नया ह्यूमन राइट्स दिए गए, एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल 4 डे जनरल स्ट्राइक। अब इन्होंने भी क्या कर दिया बेटा, 4 दिन के लिए एक स्ट्राइक कर दी। अब जो गवर्नमेंट थी उसने अब इस स्ट्राइक को इन्होंने नए नए तरीके अपनाए लोगों ने। अब गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए कहा, तो येट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनके कहने से कुछ भी नहीं हुआ। द पुलिस रिस्टोर टू ब्रूटियल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जो पुलिस थी उसने बहुत मतलब बुरी तरह से इन जो लोग थे इनको मतलब मारना स्टार्ट कर दिया। और फरवरी के अंदर क्या हो गया कि वहाँ चारों तरफ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद, लड़ाई स्टार्ट हो गई। अनदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल में एक नई स्ट्राइक स्टार्ट हो गई थी। एंड और जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। बेटा मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए मार्शल लॉ में क्या होता है, सरकार की साइड से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक पावर दे दी जाती है कि अगर आपको लगता है कि रोड के ऊपर कोई मिस हैपनिंग कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है या कुछ गलत वर्क कर रहा है, तो आप उसको एट द स्पॉट शूट कर सकते हो। तो इसे मार्शल लॉ कहा गया।
बट दी पावर ऑफ पीपल फोर्स द ऑफिशियल, लेकिन जो लोगों की जो पावर थी उन्होंने क्या एमएनसी के जो ऑफिशियल्स उन्हें फोर्स कर दिया अपने उन्होंने जो 4 गुना रेट बढ़ा दिए थे पानी के, उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें फोर्स कर दिया। एंड लास्ट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो इन लोगों की डिमांड को मान लेती है एंड कॉन्ट्रैक्ट विद एमएनसी वाज कैंसिल, और गवर्नमेंट ने जो एमएनसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे कैंसिल कर दिया जाता है। एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर टू म्यूनिसिपैलिटी एट ओल्ड रेट्स, जो पानी है वो पुराने रेट के ऊपर फिर से दिया जाता है। और इस वार को बोलीविया वाटर, इस जो लड़ाई थी इसे बोलीविया वाटर वॉर के नाम से पॉपुलर हुआ था, वार के नाम से जाना गया था। देखो बच्चों, इन दोनों के अंदर, दोनों ही स्ट्रगल के अंदर क्या बताया गया कि अब हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है, तो इन दोनों ही स्ट्रगल्स के अंदर क्या दिखाया गया कि डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल्स, तो अलग अलग जो स्ट्रगल्स हुए थे, एक नेपाल में, एक नेपाल में होते, बोलीविया में, तो दोनों ही स्ट्रगल अलग अलग थे। एक के अंदर डेमोक्रेसी के लिए था, एक के अंदर वाटर के लिए, लेकिन लास्ट में जाकर दोनों क्या है, दोनों को जीत होती है और दोनों ही जो स्ट्रगल होते हैं वो स्ट्राइक के थ्रू ही क्या है वो अपनी बातों को मनवा लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स के लिए जो डेमोक्रेसी की गई थी उसको भी क्या है, मतलब कई दिन तक स्टार्टिंग इसमें 4 डेज से हुई थी, बट क्या है धीरे धीरे करके ये आगे तक बढ़ती चली गई और लास्ट में आकर क्या होता है इसके अंदर, लास्ट में जो डेमोक्रेसी है वो वहाँ पर मतलब पूरे नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से आ जाती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, कई बार क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है वो रिसॉल्व हो जाती है, बट देयर इज अ डीप डिस्प्यूट, लेकिन इसके बीच में क्या बहुत गहरा डिस्प्यूट हो जाता है। रीसोल्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तो इसका सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जो पीपल होते हैं मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशन आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट होता है, तो कोई हिस्टोरिक मूवमेंट होने की वजह से क्या है इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें अपना मतलब अपना सहयोग देते हैं, तो इन्हें इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये सभी मिलकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए इसके अंदर ये 1984 का इसमें बेटा कर्नाटका के अंदर कर्नाटका पल्प वुड लिमिटेड स्टार्ट हुआ था। 30,000 हेक्टेयर जो लैंड था वो इस कंपनी को 40 साल के लिए फ्री दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इसका मोस्टली जो एरिया था वो क्या है, वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे वो अपने पशुओं को वहाँ पर चराने के लिए उसका यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने वहाँ पर यूकेलिप्टस के ट्रीज़ लगा दिए इस एरिया के ऊपर, जिससे पेपर बनाने का काम किया जाना था। लेकिन 1987 में एक मूवमेंट चला जिसे किटिको हैचेकी को कहा गया। इसका मीनिंग क्या था, प्लक एंड प्लांट, की पेड़ों को काटो, तोड़ो और लगाइए। तो इससे क्या हुआ, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और जो वहाँ के लोग थे फार्मर्स, उन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज वर यूजफुल टू द पीपल, उन्होंने ऐसे पेड़ लगाए जो लोगों के लिए काम आने वाले थे। तो मतलब कहने का अभिप्राय बेटा, कोई भी जब स्ट्रगल होता है तो जब बहुत सारे पीपल उसके अंदर जुड़ जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, तो लास्ट में आकर जो पर्सन होते हैं मतलब जो सही चीज़ होती है उसकी ही जीत होती है, उसको ही गवर्नमेंट को उनकी बातों को मानना होता है। तो बच्चों ये आज हमने इसका हाफ चैप्टर डिस्कस किया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।